पांडे बेचन शर्मा उग्र मिर्जापुर जनपद के थे। उनके जितने भी अग्रज थे वह अपनी अल्प आयु में ही मैंने 2 या 3 वर्ष या 1 वर्ष की आयु में ही दिवंगत होते चले गए। पांडे बेचन शर्मा का जब जन्म हुआ तो लोक भावना के अनुसार उनको 1 पैसे में बेचा गया। किसी तेली के यहाँ उनकी बिक्री की गई और बिक्री में 1 पैसा मिला। उग्र जी इस बात का उल्लेख करते हैं, इसलिए उनका नाम बेचन शर्मा हुआ। बेचन, चूँकि वो बेचे गए थे इसलिए उनका नाम बेचन ही पड़ गया। उन्होंने अपनी खबर में जो एक उपन्यास स्वरूप है अपना पूरा जीवंत चरित्र व्यक्त किया है, जो हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। पांडे बेचन शर्मा ने उग्र उपनाम भी रखा था और वह उपाधि प्रचलित थी क्योंकि वे विविध अखबारों के संपादक थे और मासिक पत्रिकाओं का संपादन और प्रकाशन किया करते थे। महादेव साहू का मतवाला जो समाचार पत्र था जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की भी रचनाएं छपती थीं, जिस समय उन्होंने अतुकांत रचनाओं का की भरमार लगाई थी, इस नाते पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती मासिक पत्रिका में उनको स्थान नहीं दे सके। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी मतवाला पत्रिका के संपादन का भी दायित्व निर्वहन करते थे। कलकत्ता से संचालित यह मतवाला जो पत्रिका है उसने हिंदी खड़ी बोली साहित्य में एक आंदोलन चला रखा था और पांडे बेचन शर्मा उग्र भी निराला जी के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने अपनी खबर नामक आत्मकथा में उन्होंने एक उपन्यास का स्वरूप दिया है। प्रत्येक अध्याय एक उपन्यास प्रतीत होता है। राजनीतिक क्षितिज पर जहाँ उनके मन में डॉक्टर संपूर्णानंद के प्रति निष्ठा थी, क्योंकि वे साहित्य के मर्मज्ञ थे, लेखक थे, विचारक थे, साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के दायित्व का निर्वहन भी कर चुके थे। पंडित कमलापत त्रिपाठी से उनकी भिन्नता रहती थी और उनसे मनमुटाव भी रहता था। कमलापत त्रिपाठी जी को वो अपना प्रतिद्वंदी समझते थे। उन्होंने जो चित्रण किया है 1915 से लेकर उस कालखंड का
जिसमें हिंदी खड़ी बोली साहित्य अपने उच्च स्थान पर को प्राप्त कर रही थी। हिंदी खड़ी बोली साहित्य के परिवर्तन और समृद्धि के नायकत्व का बोध कराने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त जैसे माघ कवि भी थे। कवि राम नरेश त्रिपाठी जी की रचनाओं में भारतीय स्वातंत्र्य की चेतना का अखंड प्रवाह था। वहीं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना में भी स्वातंत्र्य के वातावरण के अनुकूल परिवेश तैयार करने की क्षमता थी। महाकवि जयशंकर प्रसाद हिंदी खड़ी बोली साहित्य की विविध विधाओं में पारंगत थे, जिनके भीतर भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति के संस्कारों के पोषण और उनके संग्रहण का बोध था। अयोध्या सिंह उपाध्याय और महाकवि मैथिली शरण गुप्त के अनंतर हिंदी खड़ी बोली में युगांतकारी परिवर्तन करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद। उनकी रचनाओं में राष्ट्र के स्वरूप, राष्ट्र की चेतना, भारतीय संस्कृति की धारा, उनके काव्य, उनके महाकाव्य, उनके नाटक, उनके उपन्यास, उनके निबंध और उनकी कहानियों में सर्वत्र दिखाई पड़ता है। एक ही भाव, समाज का परिष्कार, राष्ट्र का विकास, संस्कृति की समुन्नति उनमें केंद्रित थी और वे उस कालखंड के कुछ समीक्षकों द्वारा छायावादी माने जाते थे। सुमित्रानंद पंत जी, जो जयनारायण कॉलेज के विद्यार्थी थे, 1917 में उन्होंने घंटाघर पर अपनी कविता की रचना की थी। उन्होंने उसी वर्ष में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उस कालखंड में वह हाई स्कूल तक शिक्षण होता था। महादेवी वर्मा के भीतर करुणा का सागर था, प्रवाह था, उनमें विस्तार था। वह भी छायावादी युग की मानी जाती थी। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी की रचनाओं में संस्कृत निष्ठता पूर्ण रूप से थी और जब कभी कवि सम्मेलनों में अपार भीड़ उपस्थित रहती थी तो उनको नियंत्रित करने का के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को आमंत्रित किया जाता था। सुश्री महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महाकवि जयशंकर प्रसाद, ये चार कवियों के लिए छायावादी युग का पोषक माना गया। मेरे विचार में छाया शब्द का उल्लेख किसने किया, किस साहित्य समीक्षक ने किया, इसका संदर्भ आज तक मुझे ज्ञात न हो सका। यूरोपीय साहित्य में रस का कोई भाव नहीं है, व्यंजना का
भाषा की शक्ति का, शब्द की शक्ति का कोई स्वरूप नहीं है, किंतु जिन्होंने छायावाद नाम दिया था वे यूरोपीय परिवेश में अंग्रेजी भाषा की परंपरा के ही समीक्षक या समालोचक रहे होंगे। समाज का ये प्रकृति है, जो चीज एक बार प्रचलन में आ जाती है, चाहे असत्य भी हो, उसको स्वीकार कर लिया जाता है। जब उसका प्रवेश, उसका प्राकट्य समूहों में विस्तरित हो जाता है। वास्तव में जो छाया की बात की जाती है वह लक्षणा है। भाषा और शब्द की तीन शक्तियां हैं, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। अविधा जो सीधे सपाट सबके समझ में आ जाती है, जिन रचनाओं में खनखनाहट होती है, काव्यों में, कविताओं में एक दूसरे से शब्द जो झनझनाते हुए दिखाई पड़ते हैं, ओजपूर्ण रचना का प्रवाह होता है। लक्षणा उसको कहते हैं कि अर्थ पास में होता है। जब कवि रचना करता है तो जहाँ वह संबोधित करता है वो अभिधा में उसका अर्थ नहीं होता, वो निकट में रहता है, वो लक्षणा शक्ति होती है। पंत जी की एक रचना है, एक वृक्ष है और छाया है, लंबी छाया हो गई है, और छाया से पंत जी पूछते हैं, कवि पूछता है, कौन कौन तुम परिहत बसना, म्लान मना भूपतितासी, धूलि धूसरित मुक्त कुंतला, किसके चरणों की दासी। वो कहते हैं, तुम कौन हो जो वस्त्रहीन हो और मुक्त कुंतल है तुम्हारा, केश खुला हुआ है, किसके चरणों की दासी हो। लेकिन कवि स्वयं जवाब देता है कि मैं तुम इस तरवर की छाया हो, अब मैं उस तरवर की छाया। समझ में आता है कवि को, तो वो व्यक्त करता है कि तुम इस पेड़ की छाया हो और मैं जो ब्रह्म है, परमात्मा है, मैं उसकी छाया हूं। संभवतः इस रचना के आधार पर ही किसी ने छायावाद को कर लिया हो, किंतु छायावाद नाम की कोई संकल्पना हिंदी साहित्य में स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए, किंतु यह प्रचलन में आया है, समीक्षकों की धारा में आया है, लोग उसी को पढ़ते हैं। वास्तव में वह लक्षणा शक्ति है, लक्षणा का बोध है। प्रसाद जी में ये बहुलता होगी, अविधा का अंश मात्र ही प्रतीत होता है, लेकिन व्यंजना की पूरी संचरित प्रकृति है। और व्यंजना वह शक्ति है कि जो निकट में नहीं, हजारों हजार, लाखों लाख, करोड़ों करोड़ों लोग समान रूप से जिस भाव का अनुभव करें, यदि करुणा हो, वहां पर अगर सबके मन में आंसुओं की धारा बहती हुई दिखाई पड़े, तो वहां व्यंजना का प्रादुर्भाव होता है।
साहस का जहाँ संचार होता है, युद्ध की विभीषिका होती है, जहाँ घोड़े पर सवार हाथों में तलवार लेकर युद्ध करने का प्रवाह रहता है, वहाँ व्यंजना का बोध होता है वीरत्व के लिए, किंतु सबसे अधिक करुणा का जो क्षेत्र है वो व्यापक है, वो सार्वजनीन है, सार्वकालिक है, सार्वदेशीय है। इसीलिए माँ कवि भावभूति ने यह कहा था कि एक ही रस है, वो है करुण रस, एको रसा करुण एव। क्योंकि हजारों हजार लाखों लाख लोग व्यक्ति करुणा के सागर में बह जाते हैं। अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो आज जो विश्व एक रूप बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वो अन्य देशों में भी करुणा का भाव रहेगा। यह सही कहा था महाकवि भावभूत ने कि करुण रस ही प्रधान रस है, क्योंकि उसमें उपकार है, सहयोग है, संस्कार है और दूसरे के हित की कामना है, भावना है। महाकवि जयशंकर प्रसाद में भी करुणा का संचार है, चिंता की व्याख्या है, आशा का संचार है, श्रद्धा का संबल है, शौर्य है, पराक्रम है। और जो व्यक्ति चिंताग्रस्त है, चिंताग्रस्त मनुष्य के मन में आशा का संचरण करना और श्रद्धा के माध्यम से उसको सृष्टि निर्माण के लिए, जीवन के विकास के लिए गतिशील रहने का संदेश है। उन्होंने महाकाव्य कामायनी में जो सारे संघर्षों का आख्यान, जो मनोविकारात्मक है, मनोवैज्ञानिक हैं, ऐतिहासिक हैं, दार्शनिक हैं, इन सारे रूपों का स्वरूप चित्रित करते हुए उन्होंने कामायनी महाकाव्य की रचना की है, जिसका अंतिम सर्ग आनंद है। और आनंद जीवन का उद्देश्य है, आनंद ही जीवन का मोक्ष कहलाता है, जहाँ से जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति होती है। यद्यपि रसखान जी यह कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य हूँ और हमारे कर्म इस प्रकार के उपयुक्त हों कि मनुष्य योनि प्राप्त करने की क्षमता रखते हो तो मुझे मनुष्य बनाया जाए, लेकिन मनुष्य कहाँ का? वह ब्रज का, जहाँ कृष्ण गाय चराते थे। यदि उसके लिए उपयुक्तता नहीं है तो मुझे पशु बनाया जाए, किंतु कहाँ का? वो ब्रज का, कि जिसको कृष्ण जो है चराएं। और यदि पशु बनने की योग्यता नहीं है, गाय बनने की योग्यता नहीं है, तो मुझे पत्थर बनाया जाए, और वो भी हिमालय का नहीं, विंध्याचल का नहीं, गोवर्धन का। क्योंकि कृष्ण से सन्निकटता रहेगी। और अंत में यह कहते हैं, क्रम को तोड़ते हुए यह कहते हैं कि यदि इसके लायक भी न रहूं तो मुझे पक्षी बनाया जाए, और उस पेड़ पर, उस वृक्ष पर मैं रहूं जो कदम्ब की डालों से मैं कृष्ण को देखता रहूं। पुनर्जीवन की कामना सनातन परंपरा में तो नहीं होती है, मोक्ष की कामना होती है।
मोक्ष मुक्ति है और वही आनंद है, वही आनंद प्राप्त करने का उद्देश्य है। श्रद्धा अपने पुत्र मानव को मन को ढूंढते हुए निकलती हैं, किंतु वह ईड़ा के मोहपाश में फंसी हुई हैं और ईड़ा उनके साम्राज्य विस्तार के लिए प्रेरित करती हैं। परिणाम यह होता है कि जन उपद्रव होता है और फाटक टूटता है और मनु घायल होते हैं। वहीं श्रद्धा और मनु का मिलन होता है, साथ में मानव है। भव्य वर्णन, अनुभूतिपूर्ण चित्रण उन्होंने इस अवसर पर किया है और अंत में श्रद्धा मानव और मनु के साथ कैलाश पर्वत पर जाते हैं, जहाँ पर आनंद की अनुभूति होती है। प्रसाद जी, पूरी जो जीवन धारा है उसको प्रकाश देने वाले व्यक्ति हैं, कवि हैं। उन्होंने अपने नाटकों में जिस स्वातंत्र भावना को, देशभक्ति के भाव को, समाज के निर्माण के स्वरूप की कल्पना की है, वो सारा हमारे ऐतिहासिक पौराणिक संदर्भों से अर्जित है। निसंदेह वर्तमान में जो यथार्थ स्थिति है उसका अवलोकन, परिसीमन, चित्रित करना आसान है। जो हमारे समाज में घटित होता है उसको हम बहुत आसानी से व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन मनोभावों को ऐतिहासिक आधार पर, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर 4000-5000 वर्ष पुरानी जो स्थिति है उसके कालखंड में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सांस्कारिक परिवेशों में ढूंढ पाना, कथाओं को संग्रहित करना एक ऐसे ही विशिष्ट व्यक्तित्व का लक्षण हो सकता है जिसके भीतर सतत जागरूकता और बोध का भाव है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के लिए वाल्मीकि का रामायण उपलब्ध था। महाकवि कम्बन जो तमिल के थे, उनके रामावतारम में महर्षि वाल्मीकि के रामायण का अवलंब था। इसी प्रकार कृत्तिवास बांग्ला के रामायण में भी वाल्मीकि रामायण का आभास था, किंतु प्रसाद की संकल्पना में केवल अगर कामायनी की रचना हो तो मनु का स्वरूप था। यदि उन्होंने अपने आंसू काव्य में आंसुओं की धारा प्रवाहित की है, वेदना है उसको व्यक्त किया है, उनकी तरंगों को वाणी दी है, मानस सागर के स्वरूप को जिन्होंने आख्यायित किया है, चित्रित किया है, सूक्ष्म भावों को आलोक दिया है, उसको वाणी दी है, और यह बोध सामान्य लोगों के भीतर नहीं आता, क्योंकि मनोविकारों, शारीरिक विकारों का अवलोकन किया जा सकता है, किंतु जो मानसिक मन के विकार हैं उनके संबंध में कविता लिखना, रचना करना और आंसू के माध्यम से, लहर के माध्यम से उसको व्यक्त करना एक ऐसे
व्यक्तित्व में ही यह क्षमता हो सकती है जो क्षमता महाकवि जयशंकर प्रसाद में थी। मेरा तात्पर्य था कि छाया शब्द सीधी सपाट भाषा का है और छाया शब्द से छायावाद नामकरण हमें तो समीचीन नहीं लगता है। भारतीय परंपरा में जो रस गंगाधर है, जो काव्य प्रकाश है, इन रचनाओं में संस्कृत साहित्य में अलंकरण है, अलंकार हैं, अलंकारों का विस्तार है और शब्द शक्तियों की, भाषा शक्तियों का बोध व्यक्त किया गया है। महाकवि बिहारी के बारे में कहा जाता है कि वो सागर में सागर भरते हैं। 12 शब्दों के दोहे में वह अनेक अर्थ और उसका इतना विस्तार कर देते हैं कि जो आलोचक है, समीक्षक है, व्याख्याता है, उसके सामने चिंतन का भाव आता है, बोध आता है, शक्ति का ज्ञान आता है। कवि रचनाकार, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार के रूप में हिंदी खड़ी बोली साहित्य में जितने भी रचनाकार हुए हैं उन्होंने अपने ढंग से वाणी दी है। मैंने बेचन शर्मा जी के संबंध में प्रारंभ में उल्लेख किया था। बेचन शर्मा जी ने अपनी खबर में जैसे लगता है कि किसी समाचार पत्र के लिए वह खबर दे रहे हैं, लेकिन वह अपनी धारा को, अपने जीवन के प्रवाह को अपनी खबर में कई खंडों अध्यायों में व्यक्त कर रहे हैं। उनका एक निबंध माध्यमिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में हिंदी में था। हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में मैं रुपया हूँ, बच्चों का खिलौना हूँ, मेरे भीतर झंझनाहट है, बच्चे आनंद लेते हैं, मैं जवानों की जवानी हूँ, बुढ़ापे की लकड़ी हूँ, सहारा हूँ, मैं रुपया हूँ। रुपया शीर्षक निबंध पर पांडे बेचन शर्मा उग्र ने जो भाव हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए अपने निबंध में व्यक्त किया है, वह डॉक्टर संपूर्णानंद के मुख्यमंत्रित्व काल में ऐसे ही विचारशील लेखकों के निबंध हिंदी गद्य में एकत्र किए जाते थे, जिनके शिक्षण से बच्चों में संस्कार आता था। इसी प्रकार से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो भाषा विज्ञान विभाग के अध्यक्ष थे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, उनका भी इंटरमीडिएट कक्षाओं में एक निबंध था, भूमि को देवत्व प्रदान। भारत में पर्वतों को, नदियों को देवत्व प्रदान किया है। हमारी प्रकृति है, हर सरोवर एक देवत्व का रूप है। काशी में दुर्गा कुंड है, हनुमान कुंड है, लक्ष्मी कुंड है, कृमि कुंड है। जितने भी कुंड हैं किसी न किसी के नाम पर हैं, वो देवत्व प्रदान किया गया है। उनके तट पर, उनके किनारे उन देवी देवताओं के चित्र हैं, मूर्तियां हैं।
जिनका पूजन होता है। प्रोफेसर वासुदेव साकरवाल का वह निबंध हमारी भारतीय चेतना, सांस्कृतिक चेतना को व्यक्त करता है। और उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि जब तक भारत में तीर्थों में, नदियों के किनारे लोगों की अपार भीड़ एकत्र होती रहेगी, तब तक भारतीय संस्कृति को कभी मिटाया नहीं जा सकेगा। संभवतः इसी कारण देश को विभाजित किया गया था। इसी कारण गंगा को गंदी है, मैली है। बच्चों में यह प्रवाह किसी प्रधानमंत्री के संबोधन में, उनके कार्य विस्तार में यह प्रचारित किया गया था। निसंदेह आज मन में लोगों की ये भाव रहता है कि नदियों का जल दूषित है, गंगा दूषित है, इसलिए उनमें स्नान करने की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ न कुछ अंश हमारे परिवेश में इन लगभग 40-45 वर्षों के बाद भी दिखाई पड़ता है। निसंदेह पांडे भीषण शर्मा उग्र ने जो वाणी दी है, वह वाणी हमारे राष्ट्रीय जीवन के लिए, सामाजिक जीवन के लिए उन्होंने अपनी खबर में जितना भी व्यक्त किया है, उस समय एक महाकाव्य का रूप है, एक अनेक उपन्यास के रूप हैं जो आख्यायित हैं। वह निसंदेह राष्ट्रभक्त थे, राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा थी। आज वो नहीं है। जिस समय 1967 में मैं यहाँ जयनन कॉलेज में प्राध्यापक था, उसी वर्ष उनका निर्वाण हुआ था। पांडे भीषण शर्मा के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।